सो गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज का हमारा जो सेशन है स्टार्ट करते हैं एंड इट इज रिगार्डिंग आयुर्वेदिक ग्रोथ। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब भी पेशेंट आता है और जैसे कि हम काफी पंचकर्म में देखते हैं कि हमें स्नेहपान करना है, किसी को विरेचन देना है तो उसके पहले 4-5 दिन हमें स्नेहपान करनी पड़ती है, या वमन के पहले, या कभी कभी हम अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर स्नेहपान यूज करते हैं। स्नेहपान यूज करते समय हमारे पास दोनों चॉइस होती है, यानी कि हम तेल पान भी करा सकते हैं, यानी कि वहां तेल यूज कर सकते हैं और वहां घी भी यूज कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो दोनों का इंडिकेशन काफी डिफरेंट होता है। बट जैसे नॉर्मल पीपल आपके सामने आता है, आपके सामने पेशेंट कोई आता है, तो वो हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम इतना सारा घी खा रहे हैं या इतना सारा जो हम लोग तेल पी रहे हैं, क्या इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और अगर नहीं बढ़ता है तो क्यों नहीं बढ़ता। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेदिक घी जैसे कि क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, और अगर बढ़ाता है तो किस तरह से बढ़ाता है, और नहीं बढ़ाता तो किस तरह से नहीं बढ़ाता। इसके ना बहुत सारे अलग अलग एक्सपेक्ट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें भी है जो इसमें इन्वॉल्व करनी चाहिए। लेकिन जैसे है कि आज हमारा जो फोकस ऑफ स्टडी है वो ये है कि आयुर्वेदिक ग्रोथ, यानी कि अगर आयुर्वेदिक पद्धति से बनाया गया, अगर उस किसी भी स्टेप में नहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया, अगर ग्रोथ बनाया जाए तो उसके अंदर क्या ऐसा बदलाव होता है नॉर्मल घी से कि वो किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता। यही हम देखने की कोशिश करते हैं। अब रही बात जैसे कि ये क्या सबके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होता है, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आयुर्वेदिक, आपको सबसे पहला ये पॉइंट समझना है कि घृत पान के अंदर मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेदिक मेडिसिन से सिद्ध किया हुआ घृत। अब इसमें से बहुत सारे लोग ऐसा भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि नॉर्मली हम लोग जब घी बनाते हैं या घी का यूज करते हैं, उसे तो हम मेडिसिन से सिद्ध नहीं करते। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आयुर्वेदिक ग्रंथ के अंदर मूर्छित घृत का उल्लेख आया हुआ है। यानी कि संहिताकारों का कहना है कि जब भी घृत का उपयोग हम करें, भले वो किसी औषधि से सिद्ध न हो या औषधि साधित न हो, लेकिन एटलीस्ट घृत मूर्छित होनी चाहिए। इसके आज के अंदर स्लाइड के अंदर लोग देखने की कोशिश करेंगे कि मूर्छित घृत होने से क्या बेनिफिट होता है, जो एक नॉर्मल घृत से थोड़ा सुपीरियर होता है, और उसको यूज कर सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो घृत का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये एक तरह से फैट आता है। हम देखेंगे कि नॉर्मली अपने आप में ये काफी बड़ा टॉपिक है कि जो फैट है उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा अनसेचुरेटेड है, कौन सा सेचुरेटेड है, कौन सा ट्रांस फैट है, और काफी चीजें इसमें से आपको पता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अनसेचुरेटेड फैट। यानी कि जो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो सेचुरेटेड फैट्स है, जो बॉडी के लिए हमेशा बेनिफिट्स होता है। इसके अंदर भी थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है, लेकिन ट्रांस फैट जो होता है, जो हम हमारे फास्ट फूड से आता है या जो हमारे बेकरी फूड से आता है, ये तो टोटली किसी भी टाइप का कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। यानी कि आपको ये पॉइंट बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर मुझे किसी पेशेंट को विरेचन देना है या वमन देना है या मुझे उसे घृत पान कराना है, तो मैं काफी क्लियर पेशेंट को बता सकता हूँ या बता देता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का जंक फूड या बेकरी के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना है। रीजन ये है कि जहां ट्रांसफैट आती है वहां अगर आप पहले से ही आयुर्वेदिक ग्रोथ दे रहे हैं तो आपको पेशेंट जो है ब्लेम कर सकता है, क्योंकि अगर आयुर्वेदिक ग्रोथ आप किसी पेशेंट को एज ए ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो और वो किसी भी फॉर्म में ट्रांसफैट ले रहा है, तो चांसेस बहुत हाई है कि वो जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाएगा और आपको क्लेम भी कर सकता है कि मेरा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या आपके घी से बढ़ा हुआ है। तो आपको ये चीज समझनी है कि आप प्रैक्टिस में किसको घृत पान कराना चाहिए, किसको नहीं। जो पेशेंट आपका बहुत क्लियर कट फॉलो करता हो उसे घृत पान कराना जरूरी है। नॉर्मली आयुर्वेदिक घृत जो है एक तरह से कोलेस्ट्रॉल जो है पैथोलॉजिकली रेस्ड नहीं करते, जो है एक ट्रांजिएंट यानी शॉर्ट टाइम रेस्ड होता है, लेकिन जैसे आप अपना प्रोसीजर खत्म करते हो जो कोलेस्ट्रॉल है वो पूरे के पूरे नॉर्मल आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके डाइट के अंदर ट्रांस फैट है, यानी कि आपका फास्ट फूड और बेकरी प्रोडक्ट है, तो उसमें आप घृत पान नहीं कराए तो ही बेटर है। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि आयुर्वेद के अंदर जब हम लोग किसी भी स्नेह पान का वर्णन करते हैं तो उसमें 4 प्रकार का स्नेह के बारे में वर्णित किया गया है, यानी कि घृत, वसा, मज्जा और तैल। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ बोला गया है वो हमेशा घृत को बोला गया है।
घृत को बोलने का हर अपने स्नेह का अपना एक उपयोग है। आयुर्वेद के अंदर चारों स्नेह का एक अपना अपना एक कैटेगरी है जहां वो काम करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल यूज करने के लिए कहा गया या जो नित्य यूज करने के लिए कहा है वो हमेशा घृत कहा गया है। और स्नेह के अंदर जो भी है, यानी कि जितने भी ये फैटी का जो है एक तरह से फूड है ऑयल के एक आयुर्वेदिक पद्धति के अंदर, उसमें सर्वश्रेष्ठ घी को ही कहा गया। घी को कहा श्रेष्ठ कहने का दो तीन मोटो है, हम लोग दोनों तरह से देख लेते हैं कि घी को सात्विक कहा जाता है। सी देखो, सात्विक क्यों कहा जाता है? अभी ये ना बहुत सारा क्वेश्चन है कि क्या सात्विक बोलना ही एक तरह से थियरी रह जाएगा कि या प्रैक्टिकली यूज होता है? तो ऑफ कोर्स एक तरह से हम घी को कहते हैं कि मानसिक यानी मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल दोनों के ऊपर इसका इफेक्ट गिरता है। जैसे हमें पता है कि आयुर्वेद के अंदर मानसिक गुण भी होते हैं। तो मानसिक गुण जैसे सत्व रजत तम में भी सत्व को सबसे उत्तम माना है। कहा यह जाता है कि जो प्रोसेस के अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो, यानी कि जैसे आप अगर देखोगे तेल, तो तेल निकालने के लिए भी जो बीज को क्रश करना पड़ता है, वसा मज्जा निकालने के लिए किसी प्राणी की हत्या करनी पड़ती है, फिर उसमें से जाके हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों प्रोसेस के अंदर थोड़ी हिंसा है। तो जहां हिंसा होती है वहां सत्व कभी नहीं होता। घृत एक ऐसा चीज है जिसको निकालने के लिए और जिसको उत्पन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती। तो सात्विक चीजें ज्यादा होने के कारण इसका एक्शन जो है ब्रेन के ऊपर ज्यादा होता है, यानी कि ब्रेन के गुण के ऊपर ज्यादा होता है। इनडायरेक्टली आप दूसरे एंगल में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो घी के अंदर रहने वाले जितने भी फैट सोल्यूबल मटेरियल है, वो काफी फास्ट जो है एक तरह से लिपोफिलिक होती है और ब्रेन पेनिट्रेशन ज्यादा होता है। यही रीजन है कि आप देखोगे कि उन्माद और अपस्मार के अंदर जितने भी जो स्नेह कल्पना आया हुआ है वो खाली घृत ही है, वहां तेल नहीं है। और रीजन ये है क्योंकि घृत ही है जो सात्विक माना जाता है, और उन्माद अपस्मार जो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है वहां ज्यादा करके घृत का सेवन ही, क्योंकि वो सत्व गुण को बढ़ाता है, वहां यूज होते हैं। दूसरा सबसे बेस्ट बात यह है कि इसके अंदर जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होती है वो काफी लोएस्ट होती है, यानी खाली 8%। 8% सेचुरेटेड फैटी एसिड ये आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, और ये इजी टू डाइजेस्ट होता है। दूसरा कि जैसे हमने पहले ही बताया कि आयुर्वेद के अंदर भी जो घी का वर्णन है ये दोनों तरह से किया हुआ है, यानी कि आप इसे नॉर्मल फूड में भी यूज कर सकते हो और नॉर्मल मेडिसिन के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये अकेला ऐसा चीज है कि जो लोअर सेचुरेटेड फैटी एसिड है। अब ये बताने का औचित्य क्या है? क्योंकि जब आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के साइड पे आप जब जाएंगे और आप जब देखोगे कि वहां जो है सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो वहां उन्होंने एक लिस्ट बनाई गई है कि कौन सा ऑयल खाने के अंदर सबसे बेस्ट होता है जिससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। और सबसे शॉकिंग ये है कि उसके अंदर घृत का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया हुआ है। या बटर के ऊपर लेके, यानी कि जो हम लोग क्योंकि घी को नॉर्मली वो बटर के या लिक्विफाइड बटर के कैटेगरी में डालते हैं, और वहां उनका अभी भी ऐसा मानना है कि वो उनके पास कोई ऐसा औचित्य नहीं है, उनके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जहां वो घृत को एक तरह से रिसर्च में डाल के पता लगा सके कि बाकी के ऑयल की अपेक्षा जो वेजिटेबल ऑयल है उससे घृत श्रेष्ठ क्यों है। तो यही मैं रीजन बताने का, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके रेफरेंस को यूज करते हैं। बट अगर आप पूरा उसको अलग एंगल से भी देखो तो वहां जो एक्सप्लेनेशन है, यानी सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, जो ये नॉर्मली इंडियन पीपल यूज करते हैं, ये उसको एक एलिट लिस्ट में रखा है। यानी अभी भी हम जो घृत यूज करते हैं या जो हम लोग ऑयल यूज करते हैं, ये वेस्टर्न कंट्री अभी भी मानती है कि ये सुपीरियर है। तो रीजन ये है कि सिंस घृत का उल्लेख वहां नहीं है, तो यहाँ एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भी जब पेशेंट अपने पास आता है, अपने हम लोग बहुत सारी चीजें उसको चेंजेस करने के लिए बोलते हैं, बहुत सारी चीजें अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास कोई कार्डियक का पेशेंट आया, कोई एपिलेप्टिकल पेशेंट आया, या कोई जो है स्ट्रेस इंड्यूस कोई पेशेंट आया, एंजाइटी का पेशेंट आया, ऐसे पीपल को या ऐसे पर्सन को, पेशेंट को हम लोग अपने ट्रीटमेंट के साथ एक बार उसे एडवाइस करते हैं कि आप भले थोड़ा कॉस्टली पड़े लेकिन आप अपने खाने में तेल को चेंज करके घी का उपयोग करें। और आप सच में देखेंगे कि आपके जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो आपने टारगेट किया है, उसमें ये घृत काफी अच्छा काम करता है। अब बात ऐसा है कि अगर ये काम करता है तो आयुर्वेदिक घृत के बारे में अगर देखा जाए तो हम सभी को पता है कि हम नॉर्मली किसी भी आयुर्वेदिक घृत को बनाते हैं, अब भले वो पंचतिक्त घृत हो या महापंचतिक्त घृत हो, पंचगव्य घृत हो, जो हम लोग प्रैक्टिस में ज्यादा उपयोग करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम अगर उसको मूर्छित नहीं भी करें
तो भी उसके अंदर मेडिसिन डाल के, क्वाथ डाल के हम उसे 8 से 16 से लेके 24 घंटे तक पाक देते। अब ये लोग अलग अलग पाक देते। पाक देना चाहिए, पाक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते प्रिपेयर करते समय कि वो एकदम कम क्वाथ लेते हैं और उसको बनाते। देखो, कम क्वाथ लेने से क्या होगा, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर जो कहा है कि 1 से 16 पट होना चाहिए, फिर एक चौथाई उसको रखना चाहिए। उसमें यह है कि जितना आप अपने घी का पाक करोगे, घी पाक करने से, जैसे आयुर्वेद के अंदर कहा गया है कि आम उसके अंदर बिल्कुल निकल जाता है, गुरु गुण निकल जाते हैं, थोड़ी उसके अंदर लाघवता होती है, अग्नि दीपक प्रॉपर्टी आती है। इनडायरेक्टली भले आयुर्वेद के ग्रंथ के अंदर अलग अलग केमिकल्स के बारे में या मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन आज भी रिसर्च आर्टिकल में क्लियर माना जाता है कि जब भी आप घृत को उबालते हो और जितना अच्छा आप उसको उबालते हो, उतना ही उसके अंदर रहने वाला लैक्टोस, केसिन, वे प्रोटीन और जितने भी हेवी मटेरियल्स होते हैं जो बिल्कुल भी अनडाइजेस्टेबल होते हैं। और आज आज जो मॉडर्न आप यानी कि वेस्टर्न कंट्री है, जिसे आप देखोगे लैक्टोस के ऊपर वो लेक्चर देते हैं कि लैक्टोस क्यों बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए आपको दूध अवॉइड करना चाहिए, घी अवॉइड करना चाहिए, केसिन जो है ये थोड़ा हार्मफुल है आपके लिए और ये सब डिजीज कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये करती है। लेकिन आयुर्वेद पद्धति के अंदर जब आप घृत का पाक करते हो, आप घृत को क्वाथ से उबालते हो, तो आपके जितने भी साइड इफेक्ट देने वाले मॉलिक्यूल्स है, राइट फ्रॉम लैक्टोज से, कैसिन से, वे प्रोटीन, ये जितने भी हेवी मटेरियल है, ये सब के सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि क्यों आयुर्वेद के अंदर घृत पाक करते समय जो है खाली घृत अवशेष यानी स्नेह अवशेष तक पाक करने के लिए कहा गया है। और इसका सबसे बेनिफिट ये है कि आयुर्वेदिक घी जो है, ये एक लैक्टोज इंटॉलरेंस पीपल भी ले सकता है, क्योंकि बहुत बार प्रैक्टिस में आपके पास आता है और आप घी जैसे बोलते हो कि आपको ये घी लेना है, तो सामने वाला पेशेंट आपको बोलता है कि नहीं नहीं, मैं डॉक्टर साहब, मैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ और मुझे लैक्टोज वाली चीज जमती नहीं है, घी वगैरह जमती नहीं है। और मैंने देखा है कि बहुत बार जो प्रैक्टिशनर है वो विड्रॉल कर देते हैं अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पेशेंट को समझाना है कि जो आयुर्वेदिक घी है, जो प्रॉपर घी है, इससे बिल्कुल भी लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स नहीं आते, आप सेफली इसके अंदर दे सकते हो। इसलिए आपका जो बनाया हुआ घी है वो प्रॉपर पचित होना चाहिए। अब बात ऐसा है कि ये घी जो है, ये क्यों कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता और क्यों ये आपको खाली एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो इसको समझने के लिए हमें उसके दो इंग्रेडिएंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। नॉर्मली घी, और घी खास करके मूर्छित होने के बाद घी, इवन घी अगर मूर्छित भी नहीं हो, यानी कि घी को आप नॉर्मली अपने जो है कुकिंग गैस के ऊपर जो है पैन के ऊपर अगर थोड़ा आप अगर 25 मिनट भी एटलीस्ट, हम ऐसा कहते हैं कि एटलीस्ट उसमें जब तक वो धुआं निकलते रहे, जब तक भाप निकलते रहे, तब तक घी का पाक करना चाहिए। उस घी के पाक करने के बाद दो ऐसे कंटेंट हैं जो एक घी को बाकी मेडिसिन से, बाकी फैट से बहुत ही यूनिक यानी कि अलग करता है। वो है कि जैसे आप इसको मूर्छित करते हो, इसके अंदर एक कॉन्जुगेट लिनोइक एसिड का प्रमाण जो है काफी बढ़ते जाता है। और इसको हम लोग आगे देखते हैं कि ये बढ़ने से आपके बॉडी के अंदर कैसे कोलेस्ट्रॉल का रेगुलेशन होता है। यानी कि जिस घृत को हम क्लेम कर रहे हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट लिनोइक एसिड, ये आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है। यही रीजन है कि आप जब घृत पान करते हो तो थोड़ा टाइम तक कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, लेकिन जैसे आप विरेचन दे देते हो, जैसे आप उसको वमन करा देते हो, आप देखोगे कि तीसरे चौथे डे ही जितने भी कोलेस्ट्रॉल है सबके सब नॉर्मलाइज हो जाते हैं। दूसरा इसका एक्शन है कि ये एंजाइम एचएम कोई रिडक्टेस को कम करता है। अब ये एंजाइम एचएम कोई रिडक्टेस क्या करते हैं, ये एक ऐसा एंजाइम है जो बॉडी के अंदर एक तरह से आप मान सकते हो कि यही है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। यानी यही एक ऐसा एंजाइम है जो लीवर को बार बार सिग्नल देता है कि आप कोलेस्ट्रॉल बनाओ, और इसी के कारण मतलब हाई होता है। तो यानी घी लेने से आपको दो बेनिफिट हो रहा है। घी लेने से उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कोलेस्ट्रॉल कम करता है, प्लस दूसरा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचएमजी कोई रिडक्टेस जो एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल बना रही है उसको इनिबिट कर रही है। इसीलिए कोई भी आयुर्वेदिक घृत दोनों मेथड से जो है एक तरह से कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है। अगर हम देखेंगे कि क्यों मैं बात कर रहा हूं कि कॉन्जुगेट लिनोइक एसिड, अब कुछ इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है, लेकिन इसके अंदर आपको यह समझना है कि आज आप अगर टाइप करो, आप रिसर्च आर्टिकल ढूंढो कि कौन सा फैट जो है सबसे बेस्ट है, तो आप हमेशा पाओगे कि कॉन्जुगेट लिनोइक एसिड सबसे बेस्ट है।
और ये आपको एक तरह से एसेंशियल फैट एसिड के कैटेगरी में आता है। एसेंशियल फैट एसिड इसलिए क्योंकि बॉडी इसको बना नहीं सकती। और ये जो है, हम जब ओमेगा जो कैप्सूल यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि हम लोग ओमेगा के अगर कैप्सूल्स खाए तो हमारे कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं, हार्ट क्लियर होता है। तो ओमेगा 6 जो है वही खाली आपका हार्ट क्लियर कर सकता है। ओमेगा 3 बिल्कुल नहीं। ओमेगा 3 का सोर्स जो है वह हमेशा आपके हार्ट की पैथोलॉजी यानी कि कोलेस्ट्रॉल की पैथोलॉजी को और बढ़ावा देता है। तो ये जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है, ये एक तरह से लिंक रहता है, यानी कि एक तरह से सेम है, रिलेटेड है कॉन्जुगेट लेनोइक एसिड, जो घी के अंदर ज्यादा पाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितने भी रिसर्च आर्टिकल देखो तो वो ये कहते हैं कि जो गाय खाली ग्रास के ऊपर फीड करती है, जो खाली ग्रास खाती है, वही सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट लिनोइक एसिड बनाती है। यानी कि खाली घी लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये देखना पड़ता है कि हम लोग घी जहां से खरीद रहे हैं, वो जो फीडर है या फोडर है जो आपको फीड कर रहा है काऊ को, वो क्या दे रहा है। क्योंकि अगर वेस्टर्न कंट्री जैसा हम लोग उसको वापस से कॉर्न सिरप या कॉर्न की जो फैक्ट्री से लाने वाले बार्न उसको फीड करे, तो आपको ऐसे जगह पर भी जो है हमें ओमेगा 6 फैटी एसिड नहीं मिलता। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसके अंदर कॉन्जुगेटेड लिनोइक एसिड है, इट इज कंसिडर्ड एज अ एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी एलर्जिक और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। यानी कि आप जब किसी को घृतपान देते हो, तो लोग कहते हैं ना कि कैंसर के अंदर घृतपान नहीं देना चाहिए। नहीं, कैंसर के अंदर घृतपान इंपॉर्टेंट है। कैंसर के अंदर सिर्फ घृतपान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैंसर से होने वाले साइड इफेक्ट को तो रोकता ही रोकता है, प्लस एंटी कैंसरजेनिक प्रॉपर्टी उसकी है। मानी कि जो भी मेटास्टेसिस है, ऑफ कोर्स एकदम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उसके जो कैंसर के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो खाली घृतपान को छोड़ के किसी से नहीं जाते। और ये कि आप उसको एक 5 ml 10 ml अगर उसको शमन मात्रा में भी दो तो भी वो काम करता है, बिकॉज ऑफ हैविंग अ गुड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। तो कैंसर पेशेंट के अंदर घृत लोग आज भी डाउटेबल फॉर्म में देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा टाइम आ गया है कि आप इसको उसी के अंदर यूज करने की कोशिश करो। बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक लीडिंग कैंसर सेंटर्स है जो आज घृत के ऊपर ही, यानी कि कैंसर के अंदर घृत पान के ऊपर ही जो है अपना प्रैक्टिस चला रहे हैं, और काफी रिजल्ट उनको सिम्टोमेटिक भी मिल रहा है। तो रीजन यही बिकॉज कि जो घृत है, सिद्ध घृत है, इसके अंदर बिकॉज ऑफ दिस कॉन्जुगेट लिनोइक एसिड, ये आपको एडिशनल बेनिफिट देता है। दूसरी बात यह कि ये कहीं भी बॉडी जैसे बना नहीं पाती, इसलिए हम इसे एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। इसलिए जब कोई अपना एक नॉर्मल इंडियन पॉपुलेशन का कोई पर्सन है, अगर वो अपने खाने से घी को हटाता है, तो हम लोग ये सो चीज है, यानी कि जितने भी एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, ये हमें देखने नहीं मिलता। अब जैसे कि आपको डराया जाता है कि हम घी खाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, तो आपको समझना पड़ता है कि क्या बेनिफिट है, क्या नहीं, क्या उनके ऊपर काम करेगा, क्या हमारे ऊपर नहीं। दूसरा, आप इसके अंदर एक और चीज के ऊपर ध्यान देंगे तो ये जितने भी कॉन्जुगेट लिनोइक एसिड है जो हमें घी से मिलते हैं, ये एक तरह से आपके जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज करते हैं, उसके फंक्शन को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि कॉन्जुगेट लिनोइक एसिड भी एक तरह से जो एचएम को एस्ट्रेस एंजाइम है उसके ऊपर एक्ट करता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो घी है, आप अगर समझो कोई पेशेंट है और आप उसको घी देते हो, तो घी से सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम को रिडक्टेस इनिबिटर। इसलिए थोड़े चर्चा में मैं ले रहा हूं क्योंकि जो स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आप स्टैटिन की मेडिसिन लो और उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वो कोलेस्ट्रॉल इसलिए कम होता है क्योंकि स्टैटिन की मेडिसिन भी जो है एचएमजी कोए रिडक्टेस एंजाइम को जो है इनिबिट करता है, यानी उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। इसलिए आप देखोगे कि स्टैटिन लेने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल है पब्लिक का या जो पेशेंट का, वो काफी कंट्रोल होता है। अब यही अगर आप उसको घृत दो या उसको घृत पान दो, भले आप 3 ml में 5 ml में ऐसे आप उसको देना अगर चालू करो, तो ये भी वही काम कर सकती है जो स्टेटिन करेगी। अभी देखिए इसके ऊपर रिसर्च वर्क बिल्कुल एकदम नहीं है, लेकिन यस आपको ऐसे काफी रिसर्च आर्टिकल मिल जाएंगे कि जहां क्लेम किया जाता है कि ये जो घृत है, ये एचएम जी कोए रिडक्टस जो एंजाइम्स को जो है इनिबिट करती है। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है जो लीवर के अंदर रहने वाले मैकेनिज्म को इंक्रीज करती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर बढ़ता है। तो जैसे ही आप घृतपान स्टार्ट करते हो, तो जितने भी हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है जो खास करके ये एचएमजी कोए रिडक्टस से बढ़ रहा है, ये बिल्कुल भी कम होने लगता है। थर्ड प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको थोड़ा सुनने में अलग लगे, लेकिन
क्यों स्नेहपान जरूरी होता है, क्यों खाने के अंदर जो है नित्य जो है घृत सेवन करना चाहिए, जैसे सर्वविकार प्रशमन कहा गया है आयुर्वेद के अंदर। क्योंकि जब आप घृत पान लेते हो, यानी कि एक खाने के अंदर एक कैलकुलेटेड फैट डाइट लेते हो, तो इससे सबसे पहला आपका बाइल जो है मूवमेंट इंक्रीज होता है, यानी कि आपका बाइल फॉर्मेशन बरोबर होता है। और इनका ये कहना है कि ये जितने भी मेडिकेटेड घी है, यानी कि जो ये सिद्ध घृत है जो हम लोग देते हैं, ये जब आप पेशेंट को घृत पान चलाना स्टार्ट करते हो, तो ये जितने भी एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है, इसको बाइंड करके आपके गॉल ब्लैडर में लेके इंटेस्टाइन से उसको एक्सक्रीट करते हैं। यही रीजन है कि मे बी जब भी हम लोग घृतपान 5 दिन 7 दिन कराते हैं, वमन देने के पहले, विरेचन देने के पहले, एक ट्रांजिएंट या शॉर्ट टाइम के लिए खाली ग्लूकोज मतलब जो है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल रेस्ड होता है किसी किसी में, और बाद में सब नॉर्मल होता है। और यही सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे कि इसका उपयोग मैं इसलिए इधर भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जब हमारे पास बाइल स्टोन के पेशेंट आते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट आते हैं, तो घृत जो है मॉडर्न मेडिसिन वाले पहले ही मना करते हैं कि घृत पान नहीं देना चाहिए। बट वहां भी घृत पान करना बहुत ही बेनिफिट हो रहा है, अनटिल अनलेस पेशेंट को जो है किसी फैट डाइट लेने के बाद अगर उसका सिम्टम जो है बार बार मतलब रिकरेंट हो रहा है, यानी कि उसका पेन अगर गॉलस्टोन बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में तो आप नहीं दे सकते। बट अगर वो नहीं है, तो किसी भी बाइल स्टोन को थोड़ा आप अपने मेडिसिन के साथ अगर उसको रिवर्स करना है, उसको कम करना है, तो फिर से जो है घृत पान सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो रीजन ये है क्योंकि जितना आप घृत पान दोगे वैसा उतना इसके अंदर कैपेबिलिटी की है कि जितने भी कोलेस्ट्रॉल है इसको जो है इंटेस्टाइन में लेके आए। तो इनडायरेक्टली जो आयुर्वेदिक सिद्ध घृत है, ये आपको किसी भी प्रकार का बैड कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है। इनफैक्ट ये जो बढ़ाता है गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब आप देखेंगे कि गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ाने का क्या मॉडर्न के अंदर कोई ट्रीटमेंट है, तो नहीं। अप टू नाउ उनका एक ही मानना है कि आप एक्सरसाइज से खाली एचडीएल बढ़ा सकते हैं। बट आयुर्वेद के अंदर घृतपान और व्यायाम, ये दोनों से जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एचडीएल बढ़ता है। और एक बार आपका एचडीएल आपका 50-60 तक रहे, तो इवन आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड थोड़ा रेस्ट भी रहे, तो एक छोटे से कोर्स यानी 3-4 महीने भी अगर आपने मेडिसिन ली, आयुर्वेदिक मेडिसिन, या आप अपना जो प्रॉब्लम मतलब जो प्रॉपर प्लान करके दे रहे हैं, तो उसके बाद भी जो है कोलेस्ट्रॉल काफी अच्छा कम होता है। तो ऑल इन ऑल घृतपान आपको डेली करना चाहिए, पेशेंट को थोड़ा इससे प्रमोट करना चाहिए। और प्रमोट तो नहीं, बट एटलीस्ट इसके अंदर नेगेटिविटी फैला के कोई फायदा नहीं कि आप बिल्कुल भी डाइट नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर ऑफकोर्स यस बहुत सारी थियरी है कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने वही बताया वो अलग बात है। लेकिन आयुर्वेदिक सिद्ध घृत के अंदर जितने भी टाइप के कॉम्प्लिकेशन आ सकते थे, या उसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट हो सकता है, या यहाँ वहाँ जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो किसी भी सिद्ध घृत में नहीं आता। इसलिए हमेशा मेरा ये मानना रहता है कि आप कभी भी कोई भी आयुर्वेदिक घी यूज करते हो, बस खाली ये देखो कि आप जिससे भी घी ले रहे हो उन्होंने प्रॉपर एकदम ट्रस्टेड प्रॉपर मेथड से बनाया। क्योंकि अगर वो प्रॉपर घृत न हो, यानी कि गो घृत न हो, तो भी आपको जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि किसी ने प्रॉपर अगर पाक नहीं किया है, तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसलिए सिद्ध घृत या आप खुद बनाते भी हो, तो मुझे ऐसा हमेशा एडवाइस देना रहता है कि आप जो है वाटर कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। चाहो तो कॉस्ट थोड़ा बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा कम दे सकते हो। बट जो मेकिंग प्रोसेस है, यानी कि 16 पट से आप मे बी 10 पट या 8 पट भी कर सकते हो। बट उसके अंदर जो है ऐसा देखा गया है कि जितना उससे कम करते जाओ, उतना आपका घी जो है लॉन्ग टाइम लेने पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। सो ये ऑल ओवर चीजें हैं। अब रही बात है कि बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं कि क्या हम सबको देना चालू करो, तो नहीं, ऑफकोर्स आप प्रैक्टिशनर हो। प्रैक्टिशनर एक अग्नि मंद है कि नहीं, एक अग्नि की परीक्षा करके, कोष्ठ की परीक्षा करके ही घृतपान चला सकता है। यानी घृत किसको कितनी मात्रा में देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हमने हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को भी घृतपान दिए, कैंसर पेशेंट के अंदर भी दिया है, ओबेसिटी के थायराइड के अंदर भी दिया हुआ है। बट आपको ये पता लगाना है कि घृत के भी अलग अलग मात्रा होते हैं, यानी उसके शमन मात्रा होते हैं, संशोधन मात्रा होते हैं, और यही चीज करके आपको यूज करना है। अगर आप उसको प्रॉपर डोजिंग देके, अग्नि का विचार रख के, कोष्ठ का विचार रख के दे, तो आपको किसी भी प्रकार का कभी भी कोलेस्ट्रॉल रेस्ट नहीं मिलेगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट एक स्मॉल जो है एक चीजें थी जो एक कंसिडरेशन कर सकते थे। आयुर्वेदिक पार्ट आपको काफी पता है, मॉडर्न के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट है जो ये बेनिफिशियल पॉइंट है, जो मुझे ऐसा लगता है कि इसके थ्रू ही आपको ये बताना चाहता था कि घी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ अ टाइम, प्रेजेंट टाइम,
कि जितना हम इससे दूर भाग रहे हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि आयुर्वेदिक जितने भी चिकित्सा पद्धति से करने वाले प्रैक्टिशनर है या जो यंग स्टूडेंट है, वो इस चीज के ऊपर और रिसर्च करके अपने अंदर और कॉन्फिडेंट भर के इस चीज को यूज कर सकते हैं। क्योंकि घृत चिकित्सा जो है, क्योंकि कोई बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर जो खाली स्नेह चिकित्सा करते हैं, और स्नेह चिकित्सा से काफी इजी, काफी बेनिफिशियल रोल मिलता है। और खास करके आजकल जितने ऑटो इम्यून डिजीज जितने डेवलप हो रहे हैं, भले वो थायराइड इंड्यूस हो या डायबिटीज इंड्यूस है, हर चीज के अंदर स्नेहपान एक प्रॉपर टाइम पे एक प्रॉपर डिसीजन लेके किया गया आपके ट्रीटमेंट को काफी बूस्ट दे सकता है, काफी अच्छे से जो है डिजीज के ऊपर काम कर सकता है। सो ये रहा पूरा एक ग्रोथ के बारे में इन जनरल की इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। और आपको अगर कोई सजेशन हो या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो रिलेटेड